शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार तिहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ जूझ, जिसे लिखा है आनंद यादव ने। पाठ पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ को देखें। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि वह सुबह हो या शाम हो, जब वह खेत पर पानी लगाने के लिए जाते थे या फिर ढोर चराते अर्थात पशु चराने के लिए जाते थे, तो अकेले में खुले गले से उन सारी कविताओं को जिसको कि मास्टर जी ने गाया था, मास्टर जी के ही हाव भाव में यति गति अर्थात कविता में रुकने एवं आगे बढ़ने के जो नियम हैं उन्हें अति गति कहा जाता है, और आरोह अवरोह के अनुसार अर्थात स्वर को भाषा अनुसार क्रम करना, तो उन्हीं के अनुसार गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आ जाता था। अर्थात जो कविताएं हैं, कविताओं को गाते गाते लेखक कभी आगे चले जाते थे, कभी पीछे आने लगते थे। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। स्कूल में मास्टर जी जिस प्रकार से बैठ कर के अभिनय करके बताते थे, लेखक भी खेत में पानी भरते भरते उसी प्रकार के अभिनय के साथ में उन कविताओं को गाते थे। क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं, इसका भान भी नहीं रहता था। लेखक इतने तन्मय हो जाते थे अपनी कविता गान में कि कब क्यारियां पानी से भर जाती थी और उनको इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाती थी। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में लग जाता है तो धीरे धीरे उसे और भी तरह तरह के अनुभव होने लगते हैं, और इसी बात का यहाँ पर प्रमाण मिलता है जो लेखक बता रहे हैं कि मास्टर की चाल में दूसरी भी कविताएं पढ़ी जा सकती हैं, और उनको इस बात का पता उस समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुईं। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए। लेखक को और भी कुछ बातों की यहाँ पर जानकारी हुई। जैसे पहले की बात करें तो पहले जब पशु चराते थे या पानी लगाते थे या अन्य भी दूसरा काम करते थे, तो उस समय अकेलापन उन्हें बहुत ही ज़्यादा खटकता था। मतलब अकेला होने का बोध उन्हें अच्छा नहीं लगता था। किसी के साथ अगर बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं या कोई काम दूसरा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें अच्छा लगता था। लेखक हमेशा किसी न किसी के साथ में रहना चाहते थे, इसीलिए उन्हें अकेलापन बहुत ही खटकता था, अकेलापन से वो ऊब जाते थे। मैं अपने आप से ही खेलने लगा, परंतु आज वह अपने आप से ही खेल रहे थे। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इसका जो कार्य है विपरीत होने लगा था। वह अब अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इसी कारण ऊंची का आवाज़ में गाई जा सकेगी। अतः यही उनका वजह है कि इस वजह से अब ऊंची आवाज़ में भी कविता को गा सकते हैं। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जाता था। अर्थात कविता को जब वो गाते थे तो उसको नाचने भी लगते थे। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया, और उन्होंने कई ऐसी कविताएं हैं
जो अपनी खुद की चाल में ही गाना चालू कर दिए। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पाढ़री गाया धरणीवरी, अर्थात आज रात आधा चांद निकला है। यह मराठी भाषा में लिखा हुआ है और इस कविता को मैंने मास्टर की चाल से अलग अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। मास्टर जी की चाल में गाने लगे और तरह तरह के ऐसे कई धुनों में उसको गाने लगे। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वैसे वो जो स्वर ले रहे थे वह सिनेमा पर गाया गया स्वर था, केवल करणी जाति नामक छंद में था और वह करणी जाति नामक छंद में गाया गया था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था और जिस समय वो कविता को गाते थे उस समय चेहरे का जो भाव है वह भी लाना चाहिए, तो उन भावों को भी लाने का प्रयत्न करते थे। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। लेखक जिस प्रकार से गाते थे वह उनके मास्टर को भी पसंद आ गया, इसलिए जो छठवीं सातवीं के बच्चे थे उन बच्चों के सामने भी उन्हें बुला करके गाने का आग्रह किया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। अर्थात पाठशाला में जो समारोह आयोजित होती हैं उन समारोह में भी लेखक को गाने के लिए कह दिया गया, जिनके कारण लेखक को अत्यंत खुशी हुई। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पंख निकल आए हैं और वो आसमान में उड़ रहे हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। क्योंकि मास्टर स्वयं भी कविता लिखने वाले थे, कविताकार थे, इसलिए मराठी कवियों के कई काव्य संग्रह उन्हें मालूम थे और वे उनके संग्रह उनके घर में भी रखे हुए थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। लेखक को उनके मास्टर जी और भी जो कवि हैं उनके संस्मरण सुनाते थे, इसलिए लेखक को भी ऐसा लगने लगा था कि काव्य करना कोई बड़ी बात नहीं है, काव्य करने वाले सब इंसान ही होते हैं, ऐसा भी उन्हें लगने लगा था। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। अर्थात सौंदलगेकर जो मास्टर थे वह भी एक कवि थे, इसलिए लेखक को ऐसा बोध होने लगा है कि बाकी जो कवि होते हैं वो भी हाड़ मांस के ही रहते हैं, अर्थात उनमें भी क्रोध लोभ आदि भाव भरे होते हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। उन्हें भी लगा कि वह भी कविता कर सकते हैं। मास्टर जी के जो दरवाज़ा था उस दरवाजे के बाहर में एक लता थी, उस लता का नाम है मालती और उस लता पर उन्होंने भी कविताएं की थी। वह कविता और लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। अतः लेखक को यह पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि अब वो किसी पर भी कविता बना सकते हैं और उनके लिए कई विकल्प अपने गांव के आसपास में ही देखने को मिल गए। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। भैंस चराते हुए तुकबंदी करने लगे, अर्थात तुक मिलाने लग गए, कविता करने लगे। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कविता करने के लिए वो खीसा में कागज और पेंसिल रख देते थे। खीसा कहने पर जहाँ रखने का एक स्थान होता है। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर
लिखता था। अगर उनको यह प्राप्त नहीं होता था तो भैंस के शरीर पर भी लकड़ी के माध्यम से खींच करके लिख देते थे। लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। रविवार के दिन जो कि छुट्टी का दिन होता है, उस समय एक दो कविता अगर लेखक बना लेते थे तो मास्टर जी को सोमवार के दिन जा कर के उसको दिखा देते थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। कभी कभी इतनी उतावला हो जाती थी कि सुबह होने तक का भी इंतजार नहीं करते थे और रात्रि में ही वो मास्टर जी के घर जाकर अपनी कविता दिखाने लगते थे। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती, अर्थात उस पर लंबी बहस छिड़ने लग जाती थी। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। अर्थात लेखक के साथ में कई प्रकार के विषयों को लेकर के वे बातें करते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, मतलब अपनत्व का भाव लेखक को अनुभव होने लगा था। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और इस तरह से वो अपने मास्टर के एकदम करीब लगने लगे थे और जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। जब वह लिखते थे तो अत्यंत सक्रियता के साथ लिखने लगे थे। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। लेखक को जब कविता की लत लगने लगी तो अपने आप शब्द सजने लगे और उन्हें आनंद आने लगा। अनुवाद केशव प्रथम वीर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।